प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति को समझने से पहले हम ज्यामिति शब्द को समझते हैं। शब्द ज्यामिति अंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री का हिंदी रूपांतर है और यह शब्द यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मीट्रिन शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जियो और मीट्रिन। यहाँ पर ये विस्तार से लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री ये बना है जियो और मीट्रिन से। जियो का आशय है पृथ्वी और मीट्रिन का आशय है मापना, अर्थात ज्यामिति का आशय हुआ पृथ्वी को मापना या पृथ्वी का मापन। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि ज्यामिति की उत्पत्ति भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुई है। क्यों हुई है? भूमि मापने की आवश्यकता के कारण। प्राचीन समय से ही अनेक सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता व इनकास आदि के द्वारा गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में अनेक व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। हम जानते हैं कि हमारे विश्व में अनेक सभ्यताएं हुई हैं, उनमें से कुछ के नाम मैंने आपको अभी बताया। तो इन सभी के द्वारा जो ज्यामिति है इसका उपयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता रहा है। उदाहरण देखते हैं। जब नील नदी में बाढ़ आती थी, कहाँ बाढ़ आती थी? नील नदी में बाढ़ आती थी तो भूमि की परिसीमाओं को अपने साथ बहाकर ले जाती थी। हम जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो वह मिट्टी की बहुत बड़ी मात्रा को भी बहाकर ले जाती है। तो इसी प्रकार मिस्र में हुआ करता था। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वह जो भूमि की परिसीमाएं होती थीं उनको अपने साथ बहाकर ले जाती थी। बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था, अर्थात जब बाढ़ समाप्त हो जाती थी तो इन परिसीमाओं को अर्थात बाउंड्रीज को फिर से बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकें व नियम विकसित किए। किन्होंने विकसित किए? मिस्रवासियों ने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर मिस्र देश की अवस्थिति है। हमने अभी नील नदी की बात की, तो ये नील नदी जो है अफ्रीका की एक नदी है जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र देश होते हुए ये भूमध्य सागर में समाहित हो जाती है। इसके बारे में हम विस्तार से भूगोल विषय में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने अर्थात मिस्रवासियों ने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों अर्थात अन्न के भंडार जहां पर रखे जाते हैं उस स्थान को हम अन्न भंडार कहते हैं। तो अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों का निर्माण करने में किया। वे एक कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र जानते थे। पिरामिड क्या होता है, हम इसको देखते हैं। यह एक ठोस या त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? ठोस या त्रिविमीय आकृति होती है। इसका आधार कैसा हो सकता है? एक त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और बहुभुज भी हो सकता है। और जिसके पार्श्व फलक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पार्श्व फलक हैं। ये क्या होते हैं? ऊपर की ओर एक बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बिंदु पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो पिरामिड देख रहे हैं, ये एक इसका पार्श्व फलक है, ये दूसरा पार्श्व फलक है, ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो पिरामिड इस तरह की आकृति होती है। इसके बारे में हम विस्तार से इतिहास विषय में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी ज्यामिति के ज्ञान का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। किस सभ्यता में किया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसके अंतर्गत जो शहर थे वह बहुत ही योजनाबद्ध विधि से विकसित किए गए थे। सड़कें जो थी वो परस्पर समांतर होती थी। समांतर का आशय क्या है? उनके बीच की दूरी बराबर रहती थी। भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। भूमिगत नालियां अर्थात भूमि के नीचे। घरों में विभिन्न प्रकार के कमरे होते थे। इन सभी बातों से ज्ञात होता है कि उस समय लोग क्षेत्रमिति की अवधारणा और व्यावहारिक अंकगणित से अच्छी तरह परिचित थे और उस समय जो ईंटों का प्रयोग होता था
उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 होता था। इस चित्र में आप एक भूमिगत नाली देख पा रहे हैं। इसमें ईंटों का उपयोग हुआ है और ये बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनी हुई है। आगे देखते हैं। वैदिक काल में ज्यामिति। वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की वेदियों व अग्निकुंडों के निर्माण से प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि यज्ञ जब होता है तो उसके अंतर्गत वेदियों का निर्माण होता है और अग्निकुंडों का निर्माण भी किया जाता है। तो वैदिक काल में यज्ञ वगैरह होते थे, उसके अंतर्गत जो वेदियों का निर्माण होता था और अग्निकुंडों का निर्माण होता था, उस समय से ये ज्यामिति का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर आप एक श्रीयंत्र देख पा रहे हैं। इसमें एक दूसरे से जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं। कितने समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं? एक दूसरे से जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं और ये त्रिभुज इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इनसे 43 छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। यद्यपि मिस्र, भारत, चीन और बेबीलोन की सभ्यताओं में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रयोग तो किया जाता रहा, परंतु इनके अंतर्गत कथनों को सिद्ध करने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया। कहने का आशय यह है कि मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यताओं में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रयोग तो किया गया, परंतु इनके अंतर्गत जो अवधारणाओं का प्रयोग हुआ उनको सिद्ध करने की आवश्यकता यहाँ के निवासियों ने अनुभव नहीं की। जबकि यूनान जैसी सभ्यताओं में इस तर्क पर बल दिया जाता था कि कुछ रचनाएं किस प्रकार हो जाती हैं, अर्थात जो भी अवधारणा का प्रयोग यूनान के लोग करते थे तो उसको वो सिद्ध भी करने का प्रयास करते थे और अवधारणाओं को उन्होंने सिद्ध भी किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूनानियों की अभिरुचि उन कथनों जिनको उन्होंने स्थापित किया था कि सत्यता की पुष्टि करने में थी। किसी कथन की सत्यता की पुष्टि के लिए वे निगमनिक तर्कणा का उपयोग करते थे, अर्थात लॉजिक का उपयोग वो करते थे, तर्क लगाते थे। बिना तर्क के वो किसी भी बात को नहीं मानते थे और किसी कथन को वो तर्क के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते थे। कुछ यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में योगदान दिया, जैसे कि थेल्स। थेल्स के बारे में हम जानते हैं। ये एक यूनानी गणितज्ञ थे। कहाँ के गणितज्ञ थे? यूनान के गणितज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले पहली ज्ञात उपपत्ति अर्थात प्रूफ प्रदान किया था। किन्होंने सर्वप्रथम पहली ज्ञात उपपत्ति प्रदान की थी? थेल्स ने। आपको इसको याद रखना है। यह उपपत्ति कथन के रूप में इस प्रकार है: वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित अर्थात बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर आप एक वृत्त देख रहे हैं। d इसका व्यास है और यह व्यास इस वृत्त को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात बराबर 2 भागों में बांट रहा है। ऐसा सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स ने ही बताया था। यहाँ पर थेल्स महोदय का चित्र बना हुआ है, आप इसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जब यह व्यास वृत्त को समद्विभाजित कर रहा है तो निश्चित रूप से यह वृत्त की परिधि को भी समद्विभाजित करेगा और वृत्त के क्षेत्रफल को भी समद्विभाजित करेगा। जो पाइथागोरस थे वे थेल्स के ही शिष्य थे और इन्होंने एक प्रमेय दिया था। कौन सा प्रमेय? कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांत का अत्यधिक विकास किया। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो पाइथागोरस थे वो किसके शिष्य थे? थेल्स के शिष्य थे। अब हम जानते हैं यूक्लिड के बारे में। यहाँ पर यूक्लिड का चित्र बना हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के एक शिक्षक, ये किस विषय के शिक्षक थे? गणित के शिक्षक थे, हमें याद रखना है। यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया, अर्थात अपने समय तक जितना भी गणित का ज्ञान था उनको सबको इन्होंने एकत्र किया और
एलिमेंट्स नामक अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ में इन्हें व्यवस्थित किया। तो ये भी याद रखना है हमें कि जो एलिमेंट्स नाम का ग्रंथ था वह यूक्लिड का था। इन्होंने इस ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किया। कितने अध्यायों में विभाजित किया? 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। यूक्लिड ने एलिमेंट्स नाम के अपने ग्रंथ को 13 अध्यायों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग को पुस्तिका माना गया। इन पुस्तिकाओं में ज्यामिति संबंधी समझ है। किस बात की समझ है? ज्यामिति संबंधी समझ है। इसके अंतर्गत अर्थात अपने एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में उन्होंने बिंदु, रेखा, तल, पृष्ठ इत्यादि का विवरण विस्तार से प्रस्तुत किया है और इन्हीं सभी बातों को हम कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बिंदु, रेखा, तल और पृष्ठ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद।